अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यूएफपी एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों ने कल का लेक्चर जो है वो सुना होगा और आप लोगों ने उसको प्रिपेयर भी कर लिया होगा। आप लोगों ने उसको लाजमी लिख के भी देखना था कि आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाए। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। आपकी बुक के अंदर इसकी एग्जाम्पल जो है वो मलेरिया की दी हुई है। मलेरिया की एग्जाम्पल हम सबसे एंड पे स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि साइंटिफिक मेथड जो होता है वो होता क्या है और किस तरह वर्क करता है। बेसिकली बायोलॉजी के अंदर जब भी आप लोग कोई रिसर्च करते हो तो आप लोगों ने एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने पहले एंड पे चल जाना, पहले रिजल्ट निकाल देना है, पहले सब कुछ कर देना है। आप लोगों ने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। वो स्टेप्स जो होते हैं वो आप लोग फॉलो करते हो। उन स्टेप्स को फॉलो करके साइंटिफिक मेथड के अंदर आप लोग अपना रिजल्ट कैलकुलेट करते हो, आप लोग रिजल्ट देते हो, आप लोग बताते हो कि एक मसला था, इसका रिजल्ट ये आया है, इसका कंक्लूजन ये आया है, इसको हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं, उसको हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स बताऊंगी। कल की वीडियो के अंदर हम एक एग्जाम्पल के साथ इन सारे स्टेप्स को रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम मलेरिया की तरफ जाएंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि अक्सर टीचर जो होते हैं वो बच्चे को डायरेक्ट जो है वो मलेरिया के बारे में पढ़ाना शुरू कर देते हैं या इससे पढ़ाना शुरू करते हैं। इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है कि बच्चों को समझ नहीं आती कि एक साइंटिफिक मेथड होता है वो किस तरह वर्क करता है। ये आप लोगों को आगे बीएस के अंदर, एमफिल के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहेगा। तो आप लोगों ने इसको गौर से और थोड़ा सुनना है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है और उसके कितने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है इसका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर बच्चों आप लोग ने देखना होता है कि इक्वेशन रेज करना होता है रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम का, कि ये मसला जो है वो शुरू कैसे हुआ। रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम ये आप लोगों का नंबर 1 स्टेप है किसी भी साइंटिफिक मेथड को सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर कोई आप क्वेश्चन रेज करते हो बेसिकली। अब ये क्वेश्चन जो होता है ये कोई आम जो ले मैन होता है वो भी आप लोगों से पूछ सकता है, एक किसी भी रिसर्चर से, ठीक है। आप लोग किसी में खुद भी आ सकता है, आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आप लोग अपने सराउंडिंग्स के भी देख सकते हो। तो इसके अंदर बेसिकली आप लोग प्रॉब्लम को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि क्या प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये प्रॉब्लम देखते हो कि कुछ प्लांट्स जो हैं जिनको आप लोग एक ही तरह का पानी दे रहे हो, कुछ जो हैं वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, कुछ जो है वो कम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उनके लीव्स जो हैं वो इतने अच्छी तरह नहीं है, कुछ येलोइश हैं, कुछ जो है बहुत शार्प ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के, उनके क्लोरोफिल की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये आप लोगों के जहन के एक क्वेश्चन रेज होता है, ये आप लोगों के जहन के अंदर एक प्रॉब्लम रेज होती है, एक रिकग्निशन आप लोग कर लेते हो एक प्रॉब्लम की कि क्या इसकी रीजनिंग हो सकती है। तो पहला स्टेप जो होता है वो किसी भी चीज़ का साइंटिफिक मेथड का वो क्या होता है, वो होता है रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, जिसके अंदर आप लोग आइडेंटिफाई करते हुए क्वेश्चन रेज करते हो कि आखिर मसला क्या है, ठीक है। नंबर 2 पर आप लोगों के पास आती है ऑब्जर्वेशंस। आप लोग देखना शुरू करते हो कि क्या रीजनिंग हो सकती है, क्या वजूहात हो सकती हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर इसके इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्या चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आप लोग बेसिकली ऑब्जर्वेशंस के अंदर अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करते हो, ठीक है। जो आपकी 5 टोटल सेंसेस हैं उनका आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। जैसे आप लोग अगर सीआईडी वगैरह देखते होगे तो आप लोग देखते हो कि उसके जो सारे ये जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, फोरेंसिक के साइंटिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये देखते हैं, अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं कि कोई सीन जो है वो किस तरह हो सकता है, कैसे कोई किसी ने किसका मर्डर किया होगा तो किस तरह किया होगा, अपने सराउंडिंग्स में चेक करते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर बेसिकली आप लोग यही चीज़ चेक करते हो कि ये चीज़ हो रही है तो किस किस को हो रही है, किस तरह हो रही है, आपके सराउंडिंग के अंदर क्या चीज़ें जो होती हैं वो इफेक्ट कर रही हैं इस चीज़ को। अब ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो 2 तरह की होती है। इसकी एक तो टाइप होती है क्वालिटेटिव और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे समझाती हूँ। आप लोग अक्सर ये बात कहते हो कि पानी गर्म है या ठंडा है, ठीक है। आप लोग कहते हो पानी गर्म है ठंडा है, आप लोग कहते हो ये खाना जो है वो गर्म हो गया ठंडा हो गया, ठीक है। कुछ आप लोग कोई एक स्पाइस चीज़ खाते हो तो आप लोग कहते हैं ये चीज़ बहुत खट्टी है या मीठी है। ये क्या कर रही है, आप लोग की सेंसेस को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आप लोग बता रहे हो कि उस चीज़ की क्वालिटी को क्या बता रहे हो, ये उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, ठीक है। आप लोग बता रहे हो कि उसकी, आप लोग उस चीज़ को बताते हो, टच करके बताते हो या उसको फील करके बताते हो, ठीक है। उसको कैलकुलेटिंग कर पाते हो। आप लोग किसी भी चीज़ को, पानी ठंडा हो या गर्म हो, ठीक है, आप लोग जो होते हो उसको बता नहीं सकते हो कितना पानी ठंडा कितना गर्म है। आप लोग ये बता सकते हो कि इतने टेम्परेचर के ऊपर पानी जो होता है वो बॉयल होता है, इतने टेम्परेचर के ऊपर अल्कोहल बॉयल होती है, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे अवेपोरेट होती है। ये नहीं बता सकते हो कितनी शिद्दत का है, कितनी शिद्दत का नहीं है, ठीक है। वो आपकी क्वांटिटी पे ना जाता है।
कोई चीज़ खट्टी होती है, मीठी होती है, तो आप कहते हो कि हाँ ये इतनी खट्टी है, इतनी मीठी है, ठीक है। ये आप लोगों की क्वालिटी के अंदर चीज़ें जो होती हैं वो क्वालिटी ऑब्जर्वेशंस के अंदर आती हैं। बेसिकली आप इसके अंदर कलर बताते हो, टेक्सचर बताते हो, कोई चीज़ सॉफ्ट है या फिर रफ है, ठीक है। आप लोग समझते हो, आप कहते हो कि हाँ ये जो कपड़ा है बड़ा सॉफ्ट सा है, ठीक है, ये इसका बड़ा रफ सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कलर इसका ये है, पिंक है या पर्पल है। तो ये बेसिकली क्या है कि आप लोगों की क्वालिटी, जो चीज़ आप लोग सेंस कर पा रहे हो, जो आप लोग बहुत आसानी से बता पा रहे हो, तो आपकी क्वालिटी ऑब्जर्वेशन आती हैं। अब क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन के अंदर बेसिकली क्या होती हैं, मेजरमेंट्स, जिसके अंदर बेसिकली नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग करते हो इसके अंदर, आप लोग नंबर्स के साथ खेलते हो, आप लोग बहुत एक्यूरेट आप लोग अपनी रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरेट करते हो। तो क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो बेटर होती हैं देन दैट ऑफ क्वालिटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसके अंदर आप लोग वैलिड तरीके से आप लोग अपना आंसर दे पाते हो अगले बंदे को कि हाँ भी इसकी क्वांटिटी इतनी है, ये इतनी अच्छी है, ये इतनी बुरी है, ठीक है। तो क्वांटिटिव जो होती है बेसिकली ये न्यूमेरिकल डेटा नंबर्स के अंदर होता है। सपोज जैसे मैं कहती हूँ जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या है, ये एक क्वांटिटिव आप लोगों का, मैंने आप लोगों को एक क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन दी है, ठीक है। पानी की जो ऑब्जर्वेशन है वो 100 डिग्री सेल्सियस की मैंने किया, वो कहते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो होता है वो बॉयल होता है। ये एक क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब जो आता है आप लोगों के पास नंबर 3 के ऊपर, वो आती है आप लोगों की हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान समझना है, हाइपोथेसिस। बेसिकली साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशंस क्रिएट की होती है ना, उसी को बेस बनाकर एक स्टेटमेंट देते हैं। किस तरह कि अगर ऐसे हो रहा है तो ऐसे हुआ होगा, ये हुआ है तो वो हुआ होगा, मतलब कि एक जनरल सी स्टेटमेंट जो उन्होंने ऑब्जर्व की होती है, ठीक है। अब सपोज जैसे मैं आपको कल के एग्जाम्पल्स के ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगी, अभी सिर्फ आप लोग इसका एक कॉन्सेप्ट ले लो कि ये इसके जनरली स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी आप लोग ने ऑब्जर्वेशंस की होती है ना, उनको आप लोग ने एक स्टेटमेंट की फॉर्म देनी होती है, ठीक है। बहुत एक बात जो आप लोगों ने हाइपोथेसिस के लिए हमेशा याद रखनी है, कुछ इसके 4 से 5 पॉइंट्स हैं कि ये तो आप लोगों ने हमेशा रखनी है कि एक तो एक बड़ी छोटी सी स्टेटमेंट होती है और ये एक टेंटेटिव आइडिया होता है। टेंटेटिव आइडिया का मतलब ऐसी चीज़ अक्सर आप लोगों ने, अगर आप लोग स्कूल वगैरह में अभी भी हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ऑफ डेज के बाद या फिर आप लोगों का कैलेंडर आता होगा, मंथली कैलेंडर जो आप लोगों की डायरीज के ऊपर पेस्ट होता होगा, उसके ऊपर आगे लिखा होता है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है कि जो चीज़ जो होती है वो अभी कंफर्म नहीं होती, उसका जो रिजल्ट होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो अभी दरमियान में होती है, या तो आप लोगों को कभी ऑफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो टेंटेटिव ऑफ्स होते हैं, टेंटेटिव डेज होते हैं। तो इसी तरह जो हाइपोथेसिस होता है वो टेंटेटिव होता है, उसके बारे में कोई अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया होता, वो एक जनरल सा आप लोगों का जो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की होती हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस को तो आप लोग ऐसे तो नहीं लिख सकते, जब ऑब्जर्वेशन को आप लोग एक अलाइन सूरत में, एक पैराग्राफ की सूरत में, लाइन्स की सूरत में आप लोग एक कंप्लीट एक आप लोग उसको प्रोवाइड करोगे अपने किसी भी रिपोर्ट के अंदर, तो वो एक हाइपोथेसिस जो होता है वो बन जाता है, ठीक है। अब इस हाइपोथेसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशंस दी होती है ना, उसी के आंसर, ठीक है। अगर ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, तो हाइपोथेसिस के अंदर आप लोग ये चीज़ देते हो। बेसिकली ये सारा कुछ आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस के ही ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और जब आप लोगों के पास आपको पता होना चाहिए कि चीज़ टेंटेटिव होती है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो होती है कि इतनी हिम्मत हो सकती है कि आप लोग उसको रिजेक्ट भी कर सको। ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन जो है डिफरेंट हो सकती हैं। मेरे नज़दीक जो है वो कोई चीज़ जो होती है, अगर मेरे नज़दीक पानी जो है वो 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म है, हो सकता है किसी अगले बंदे को वो इतना गर्म ना लग रहा हो, ठंडा लग रहा हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये आप लोगों की अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव के ऊपर ये सारी की सारी जो होती है हाइपोथेसिस की रीडिंग होती है। ये आप लोगों का थर्ड जो होता है साइंटिफिक मेथड के अंदर स्टेप होता है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का नंबर 4 पर जो आता है वो आता है आप लोगों की डिडक्शंस। अब डिडक्शंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आप लोग ने हाइपोथेसिस क्रिएट की होती है ना, अब उसको आप लोग स्टडी करते हो। आप लोग देखते हो कि अगर मैंने हाइपोथेसिस को दिया है ना, अगर उसके अंदर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। आप लोग बेसिकली एक चीज़ की अवेलेबिलिटी, उस चीज़ को वो चीज़ प्रोवाइड भी करते हो, उसमें से वो चीज़ निकालते भी हो। आप लोग दोनों चीज़ें ऑब्जर्व करते हो कि अगर मैं इस चीज़ को ये प्रोवाइड कर रहा हूँ तो तब क्या रिजल्ट होगा, अगर मैं उस चीज़ में से वो चीज़ निगलेक्ट कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, उसकी डेफिशिएंसी करवा रहा हूँ, तब क्या रिजल्ट होगा। इसके आगे बुक के ऊपर सबसे अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है, जिसको हम समझ लेते हैं। उससे पहले आप लोग समझते हैं कि रिडक्शंस के अंदर आप लोग इफ और देन का लॉजिक यूज करते हो। इसको कैसे समझाऊंगी, देखो, मतलब अगर ये हुआ है तो फिर ये होगा। इफ का मतलब क्या है कि अगर ये चीज हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, देन ये फिर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल आप लोगों की बुक पे जो गिवन है वो कहते हैं कि जो लीफ की डिस्कलोरेशन है, ठीक है,
और उसकी जो स्टैंडर्ड ग्रोथ है, स्टैंडर्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो एक हद तक जो ग्रोथ करता है उसके बाद वो रुक जाता है। वो किस वजह से होता है? वो होता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। ये उसका एक हाइपोथेसिस था, ये उसने ऑब्जर्व किया ना कि प्लांट्स की जो स्टैंडर्ड ग्रोथ है, ठीक है, वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। तो ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी। अब उसने इसका हाइपोथेसिस बना दिया। मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है, एक कंप्लीट स्टेटमेंट होती है आप लोगों की ऑब्जर्वेशन की। तो हाइपोथेसिस जो उसने था वो एच की सूरत में दे दिया हाइपोथेसिस। अब उसके बाद उसने डिडक्शन बनाई, इसकी रिडक्शन इसी स्टेटमेंट की। उसने कहा कि अगर तो आयरन डेफिशिएंसी, अभी हमने पढ़ा है ना कि अगर तो आयरन डेफिशिएंसी जो होती है वो स्टैंडर्ड ग्रोथ कास्ट कर रही है, तो क्यों ना हम लीफ को या सोइल को हम लोग आयरन दें ताकि जो उसकी ग्रोथ है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाए और डिस्कलरेशन जो है वो कम हो जाए। ये उसकी रिडक्शन थी, ठीक है। अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों ना हम ये चीज़ करके देखें, तो तब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या बनता है। तो ये डिडक्शन होती है, ठीक है। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसके ऊपर दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने अपने जो हाइपोथेसिस होता है उसको आप लोगों ने शॉर्टन कर देना होता है। हर एक जो आप लोग हाइपोथेसिस दे रहे हो, 4 से 5 दे रहे हो, आप लोगों ने उस हर एक को डिड्यूस करके देखना है, ठीक है। जो आप लोगों को लगता है लॉजिकली भी है, ठीक है, जो आप लोग जिसका टेस्ट भी आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आप लोग ने अगले स्टेप के अंदर उसकी एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है, ठीक है। ऐसे नहीं दे देना हाइपोथेसिस, ऐसे नहीं उसकी रिडक्शन कर देनी। आप लोग देखना है जो लॉजिकली भी ट्रू हो, ठीक है, जिसको आप लोग टेस्ट भी कर सको, ठीक है, पोटेंशियली फॉल्सिबल भी हो, आप लोगों को उसको रिजेक्ट करने की भी हिम्मत रखते हो, ठीक है। तो आप लोग ने इस तरह अपना करना है। उसके बाद बच्चों आप लोग क्या आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर किसी भी आप लोग रिसर्च के मुकाम पर हो, तो आप लोग ने हमेशा ये बात रखनी है याद कि कोई भी चीज़ जो होती है कभी सूरत में एक्सेप्ट नहीं होती जब तक आप लोग उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। और एक्सपेरिमेंट एक नहीं, बार बार, ठीक है। आप लोग अपने जो आप लोगों का सुपरवाइजर होता है उसको भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हो, ठीक है। आप लोगों को हर जगह उस एक्सपेरिमेंटेशन को प्रूव करना होता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंटेशन किया है, इसका ये रिजल्ट निकला है, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें की हैं। तो ये मेजर एंड क्रूशियल स्टेप होता है कोई भी चीज़ अगर आप लोग कर रहे हो। आप इसके अंदर जितने भी आप लोग ने हाइपोथेसिस क्रिएट किए होते हैं ना, जिनकी डिडक्शन आप लोग ने बनाई होती हैं, उन सब को आप लोग ने टेस्ट करना होता है। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जितने आप लोग ने हाइपोथेसिस क्रिएट किए ना वो सारे के सारे ट्रू हो सकता है उसमें से सारे के सारे गलत हो जाए, हो सकता है सारे के सारे आप लोगों को लगे कि हाँ ये लग रहा है, आप लोगों को लग रहे होंगे, अगले बंदे को गलत लग रहे होंगे। तो आप लोगों ने अपने दिमाग से अपनी एकेडमिक्स के अंदर जितनी भी आप लोगों की पहले ऑलरेडी रिसर्च हुई है, जितनी भी सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको आप लोग यूटिलाइज करके आप लोगों ने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। आप लोगों का एक हाइपोथेसिस जो होता है वो करेक्ट होता है, बाकी सब जो होते हैं वो अल्टीमेटली जो होते हैं वो सारे के सारे रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटेशन इस हिसाब से बहुत जरूरी है। आपने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन को प्रूव करना होता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ये मेरा हाइपोथेसिस था, उसके मैंने ये रिड्यूस किया है और ये मेरी एक्सपेरिमेंटेशन थी, ठीक है। इस तरह मैंने सेटअप लगाया। आप लोग अब 10th में जाओगे तो आप लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह लिखोगे ना, तो उसके अंदर आप लोग पूरा लिखोगे कि प्रोसीजर के अंदर मैंने ये किया, ये काम किया, ये किया, टाइट्रेशन की या कोई भी आप लोगों ने रिएक्शन करवाया है, ठीक है, किसी भी तरह का। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वो लिखोगे, उसके बाद फिर आप लोग उसका रिजल्ट लिखोगे। अब जो आता है वो लास्ट स्टेप आता है आपका, जो कि किसी भी साइंटिफिक मेथड के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको कहा जाता है, सॉरी मैं कलर को थोड़ा सा डार्क करती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जाहिर बात है कि आप लोगों को रिजल्ट और कंक्लूजन देने ही पड़ेंगे, आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट कोई भी नहीं पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट सिर्फ वही बंदा पड़ेगा जिसको इंटरेस्ट होगा या जिसने उस टॉपिक के ऊपर दोबारा रिसर्च करनी होगी, ठीक है, जिसने कोई ना कोई आर्टिकल रिव्यू लिखना होगा, उसको कोई ना कोई फायदा होगा। वरना सबसे पहले लोग जो होंगे वो किस चीज़ के ऊपर जाएंगे, आप लोगों का जो इंट्रो होगा उसकी तरफ जाएंगे और आप लोगों के रिजल्ट के ऊपर जाएंगे, हमें इस चीज़ से रिजल्ट क्या मिला, हमें इस चीज़ से फ़ायदा क्या मिला है, हमें कोई नुकसान हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर हमें कोई फ़ायदा मिला है तो सब कुछ रिजल्ट और कंक्लूजन के अंदर होता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अब डिफरेंट आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सुना होगा, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप लोगों ने उसके थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है, ठीक है, डिफरेंट तरह का, ठीक है। आप लोगों ने ग्राफ्स बनाने होते हैं, ठीक है, चार्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के आप लोगों ने चार्ट्स, ग्राफ्स, ये आप लोगों ने सारा का सारा डेटा प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर ये ग्राफ जो होते हैं वो ऐसे करके देखे होंगे, आप लोग फिजिक्स का जो आप लोग चैप्टर्स पढ़ोगे, ठीक है, उसके अंदर ग्राफ कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। ये सारे के सारे ग्राफ जो होते हैं ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होते हैं, उन्होंने प्रूव किया होता है, इसके अंदर इक्वेशंस वगैरह लगा के y = mx + c, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स लगा के सारे के सारे उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू प्रूवन होते हैं, ठीक है। हम लोग ने भी अपने BS के अंदर एक स्टैट का कोर्स पढ़ा था और उसके अंदर हमने सारी चीज़ें सीखी, ठीक है, हम सब कुछ ये सीखते हैं और ये सब कुछ समझाया जाता है कि इस तरह आप लोगों ने अपना डेटा जो होता है वो इन ग्राफ्स की फॉर्म के अंदर पुट करना है।
क्योंकि मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन जो होती हैं बहुत ईजी हो जाती हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट, मैंने पहले ही बताया ना, क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, तो रिजल्ट जब आप लोगों का न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म के अंदर होगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर होगा या ग्राफ की सूरत में होगा, तो बहुत अच्छी तरह कॉम्प्रीहेंसिबल हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह आप लोग उसको एलेबोरेट कर सकोगे और अगला बंदा उसको कॉम्प्रीहेंड कर लेगा। तो ये बेसिकली आप लोगों के मेजर स्टेप्स होते हैं किसी भी रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। 6 मेजर आप लोगों के स्टेप्स हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इसकी बहुत अमेजिंग एक एग्जांपल समझेंगे मलेरिया से पहले। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि मलेरिया के ऊपर डायरेक्ट नहीं जाना, वो थोड़ा सा एक ट्रिकी टॉपिक हो जाता है, ठीक है। बच्चों को वो याद नहीं होता जल्दी, तो हम कोशिश करेंगे पहले एक जनरल से एग्जाम्पल सीखें, उसके बाद फिर हम मलेरिया की तरफ, ताकि आप लोगों को हमेशा वो चीज़ जो है वो याद रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छे वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।